जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसकी क्लास आपको पर डे 1 बजे मिलने वाली है, जिसमें हम लोग 20 आउट ऑफ 20 की तैयारी करने वाले हैं। यानी आपके जो 20 आउट ऑफ 20 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर वेस्ड रहने वाला है। 2024 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या उससे पीछे जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो एसएससी ने हाल ही में टीसीएस के पैटर्न पे पूछे गए हैं, उसी पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जैसे जिसमें सीएचएसएल हो गया या सीजीएल के जो पेपर चल रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार अपने TWA परिवार में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आलोक झा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता फिलंदी ब्लैंस सेडी की सबसे प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। ये किसके लिए मनाया जाता है? बैडमिंटन के लिए, बास्केटबॉल, नौकादौड़ या घुड़दौड़ के लिए। तो जो ये त्यौहार मनाया जाता है, इसमें नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता होती है, ये किसकी श्रेणी के लिए प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? तो ये नौकादौड़ के लिए है। किसके लिए है? नौकादौड़ के लिए है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नौकादौड़ के लिए ये प्रतियोगिता स्मरणीय है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राज मन्नार थे। तो ये कौन सा मंत्रालय है? परिवहन, कला, शिक्षा या नृत्य मंत्रालय। तो जो संगीत नाटक अकादमी है वो भारत की संगीत नृत्य और नाटक अकादमी का एक राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर PV राजमन्ना। इसका राइट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर PV राजमन्ना थे। और ये किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? जो ध्वनि है उसकी प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है, वाट वर्ग मीटर में मापी जाती है, हर्ट्ज में, ध्वनि की तीव्रता में। तो जो ध्वनि की प्रबलता है, इसकी इकाई क्या होती है या इसकी यूनिट क्या होती है, उसका हमें राइट आंसर बताना है। तो जो ध्वनि की है प्रबलता है जो वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। और अगर हम इसकी बात करें वाट वर्ग मीटर, ये किसकी होती है? ये प्रबलता नहीं होती, बल्कि अगर हम बात करें तो डेसिमल जो होती है वो ध्वनि की प्रबलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा फिलिंदी ब्लैंस सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो कंबलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक और ऐसा क्षेत्र है जो सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो वो कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण रहा? तो वो कौन सा रहा है? वो रहा है आपका दक्षिण भारत, जो सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, तेलंगाना में। तो अगर हम बोनालू त्योहार की बात करें तो बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो बोनालू त्योहार है वो आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार में होता क्या है और ये किसको समर्पित है? अगर हम ये बात करें, ये त्योहार जो है वो देवी महाकाली को समर्पित है। जो बोनालू त्योहार होता है ये किसको समर्पित है? देवी महाकाली को समर्पित है। किसको समर्पित है? देवी महाकाली को ये त्योहार समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा जारी करना, अंतिम ऋणदाता, दोनों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है? केवल दो, एक और दो, केवल एक, एक और। कौन सा जो भारतीय रिजर्व का कार्य है? मुद्रा जारी करना या अंतिम ऋणदाता? तो भारतीय रिजर्व बैंक के दोनों काम होते हैं, मुद्रा भी जारी करता है, अंतिम ऋणदाता भी कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिलिंदी ब्लैंस ने जून 2023 में महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए DNULM के साथ साझेदारी की। किसके साथ की? कौन ऐसा था जिसने ये की हुई है? UNGA या यूनेस्को ने, UNDP ने या WHO ने? WHO ने। तो
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में वंचना को मापने के मापदंड का कौन सा एक नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई वयस्क महिला ना हो, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनमें केवल एक कमरा हो और कोई ठोस दीवार या छत ना हो, ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम या सदस्य ना हो। तो जो भारत सरकार द्वारा है वो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में वंचना वो मापने मापदंडों कौन सा एक नहीं है? तो ऐसा एक ये है जो ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है? संजय किशन कौल को, S अब्दुल नजीर को, संजीव खन्ना को या फिर भूषण रामकृष्ण गवाई को? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने S अब्दुल नजीर को, किसको? S अब्दुल नजीर को न्यायाधीश का S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फिल इन द ब्लैंक्स प्रभाव में 1951 में अपनी पहली FYP शुरू की। समाजवादी, पूंजीवादी, सत्तावादी, पूंजीवादी, अराजकतावाद। तो किसने की हुई है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होना है स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली FYP की शुरुआत की हुई है। अगला क्वेश्चन। भारत में अनुच्छेद 333 में के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में फिल इन द ब्लैंक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। कितने सदस्यों से अधिक नहीं होंगे? 400, 600, 500 या 300? तो हमें ये बताना है कितने सदस्यों में अधिक नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कि जो भारत में अनुच्छेद 333 है उसमें प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है वो आपकी 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कोई भी विधानसभा होगी उसमें 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू या अपनाया कब गया? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की हुई थी? 1810 में, 1809 में, 1808 में, 1811 में? तो अगर अमृतसर की संधि की बात करें तो किस वर्ष ये हस्ताक्षर की हुई थी? 1810 में की गई थी, 1809 में, 1808 में, 1811 में? तो अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 1809 में हस्ताक्षर की गई थी। अमृतसर की संधि 1809 में हस्ताक्षर की गई थी। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं। जो उत्तर प्रदेश का इंडो फारसी नृत्य है वो कौन सा है? कौन सी शैली का है? हमें उसका राइट आंसर बताना है। कथक का है, गरबा, छऊ, कथकली? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा जो इंडो फारसी नृत्य शैली है वो कथक है। कौन सा है? कथक है। अगर हम गरबा की बात करें तो गरबा कहाँ का है भाई? गरबा एक कहाँ का है? गरबा उत्तर प्रदेश का नहीं है। गरबा कहाँ का है भाई? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। छऊ कहाँ का है? छऊ भाई असम का है। छऊ कहाँ का है? एक असम का है जो जनजाति लोग ज़्यादा होता है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। छऊ ज़्यादातर देखो छऊ बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये जिसका मूल पूर्वी भारत है, मतलब पूर्वी भारत में जितने भी राज्य आते हैं वहाँ पे छऊ होता है। तो पूर्वी भारत में जो भी आएंगे उनके वहाँ पे छऊ होगा। कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ये सारे नृत्य शैलियाँ हैं। अगला है। पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शहनाई के लिए, तबला के लिए, घातम के लिए, बांसुरी के लिए? पन्नालाल घोष जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई के लिए, तबला के लिए, घातम के लिए, बांसुरी के लिए? पन्नालाल घोष जो हैं वो आपके बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। और ये इनका जो जन्म हुआ था पन्नालाल घोष का वो 31 जुलाई 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1911 को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? 20 अप्रैल 1960 को। इनका निधन कब हो गया? 20 अप्रैल 1960 को इनका निधन हो गया। और ये किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। और इनको ही उच्च भारतीय शास्त्रीय बांसुरी का जनक भी कहा जाता है। तो पन्नालाल घोष के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बांसुरी का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुई? 1960 में इनकी मृत्यु हो गई।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एडमिरल आर हरिकुमार, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो सेकंड नंबर के सीडीएस कौन थे? तो हमें पहले बताना है सबसे पहले तो कि पहले नंबर के कौन थे। तो पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के थे विपिन, ठीक है, विपिन रावत। अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड नंबर पे हैं वो आपके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल जो अनिल चौहान है ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस हैं, यानी दूसरे सीडीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ईगल, बास्केट। कौन सा संबंध नहीं है? ईगल और बास्केट। अगर हम बात करें क्रिकेट से कौन सा संबंध नहीं है, तो दोनों संबंध नहीं रखते। ईगल और बास्केट दोनों किसी से क्रिकेट से संबंध नहीं रखते। बास्केट की बात करें तो बास्केट का कोई संबंध क्रिकेट से नहीं है और ईगल का भी नहीं है। ईगल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईगल हमारा जो किया जाता है वो गोल्फ से संबंधित है। ईगल किससे संबंधित है? गोल्फ से। और अगर हम बास्केट की बात करें तो बास्केट जो है वो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केट किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। ईगल किससे है तुम्हारा? गोल्फ से। क्रिकेट से दोनों संबंध नहीं रखते हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस। जो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस, क्रिकेट या लॉन टेनिस। तो अगर हम भारतीय खिलाड़ी लिएंडर की बात करें तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर हैं जो वो लॉन टेनिस खेलते हैं। अगला है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक टैंक की स्थापना की गई। नैतिक सोच, सामाजिक सोच, धार्मिक विचार, नीतिगत विचार। तो सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक टैंक की स्थापना की गई थी। कौन सी सोच थी वो? तो अगर हम उसकी बात करें तो वो थी नीतिगत विचार। सरकार की जो सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक का एक नीतिगत विचार टैंक की स्थापना की गई थी। अगला है, संविधान सभा ने भारत को संविधान कब अपनाया था? अभी हमने आपको बताया था कब अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपनाया था। कब अपनाया था? संविधान को अपनाया था कब? 26 जनवरी 1950 को, संविधान दिवस। लेकिन लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर 3 लगा देते हैं, जो आपका आंसर गलत हो सकता है। भाई अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ये जो देश का है ना, ये सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में या मिजोरम में? तो अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे है? ये केरल में है। कितनी है? 92.07% है। कितनी है केरल में? 92.07% कहाँ पे है? केरल में है। तो ये था आज के आपके 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने किया हुआ है। पूरा प्रैक्टिस सेट TW पे आपको पर डे 1 बजे क्लास मिलने वाली है। तो सेशन अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।